अध्यक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल नगर निगम में बजट सत्र चल रहा था। सभी पार्षदों को उपहार स्वरूप सूटकेस दिए गए थे। कांग्रेसी पार्षद दल ने बजट पर बहस करने के लिए समय मांगा। समय को लेकर बहस चल ही रही थी कि इसी दौरान हंगामा शुरू हो गया और उसमें उपहार में दिए गए सूटकेस कांग्रेसी पार्षद दिनेश सिंगरौल ने नगर निगम अध्यक्ष राजेश मिश्रा के ऊपर दे फेंका, जिसके बाद राजेश मिश्रा सीधे दिनेश सिंगरौल पर टूट पड़े। इसके बाद दोनों में जमकर हाथापाई हुई। नगर निगम ने दिनेश सिंगरौल को फिलहाल सदन से निलंबित कर दिया है। दोनों पक्षों ने थाना ओमती में शिकायत दर्ज करवाई है। ये तो सारा मीडिया वहां उपस्थित थे, सारे पक्ष विपक्ष के लोग उपस्थित थे। विरोध स्वरूप अगर उनकी टेबल पे सूटकेस फेंकना निलंबन कहलाता हो तो निलंबन कर दे, हमें कोई परवाह नहीं है उसकी, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। हमने विरोध स्वरूप सूटकेस फेंका। अध्यक्ष जी खुद टेबल से कुर्सी से उतर के आए, उनने गाली बकते हुए हाथ उठाया। क्या आप लोगों ने देखा? क्या मैंने उनको ऊपर हाथ उठाया था? क्या पहले वो आके उनने वहां हाथ उठाया, उसके बाद वो हमारे निलंबन की बात करते हैं। तो ठीक है, सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, जो करना चाहे करें। आपने शायद उनके आक्रोश को नहीं देखा। वो गाली देते हुए मेरी तरफ बढ़ के उन्होंने बैग फेंका। स्वाभाविक, मैं भी इंसान हूं यार, कितनी बार समझाऊंगा उस आदमी। ये तीसरी बार उसने मेरे साथ किया ऐसा व्यवहार। मैंने मारा नहीं, मैंने उसको धक्का दिया, और धक्का भी नहीं तो मेरे पास आ रहा, जबरदस्ती आ रहा, कुछ कर दे तो मैं क्या करूंगा। आप देखिए ना उसके व्यवहार को। आज तीसरी बार उसने सदन के अंदर, जबलपुर शहर के अंदर ऐसा किया। निंदा प्रस्ताव महापौर अगर लाएंगे तो उसकी सदस्यता निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। और निगम अध्यक्ष राजेश मिश्रा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेश जी, जो कुछ आज निगम में हुआ, बहुत शर्मसार कर देने वाली ये स्थिति थी कि प्रदेश में इस तरह से हालात उत्पन्न हो रहे हैं कि अब तक जहां लोकसभा विधानसभा में देखने को मिलता था, अब नगर निगम में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल गए हैं। पहले तो आप वहां मौजूद थे, आप ही के साथ ये घटना घटी, आप ही से जानना चाहेंगे हुआ क्या था? नगर निगम में महापौर जी ने बजट प्रस्तुत किया जी। समर्थन में सर्वेश मिश्रा जी ने समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दी कि उन्होंने समय मांगा। मैंने समय 23 तारीख मुकर्रर कर दिया जी, लेकिन वो 23 तारीख से संतुष्ट नहीं थे। गाली गलौज करने लगे दिनेश सिंगरौल जी। एक पार्षद दिनेश सिंगरौल, वो बहुत अभद्र व्यवहार करने लगे और माँ बहनें बैठी थी और खूब गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। माँ बहन की, अब हम इसको चूंकि बोल नहीं सकते हैं, और इस तरह की गंदी अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे जी। मैंने उनसे हाथ भी रोका कि हाथ भी दिया कि नहीं ये सब मत करिए आप। लेकिन वो जो सदन में आज जो ट्रॉली बैग की मिली थी उसमें जिसमें बजट रखा हुआ था, वो मेरे पास लाके फेंकने लगे। मैंने एक बैग दिया, उनने मैंने रख दिया साइड में, 2-3 बैग और फेंके मैंने और साइड में रख लिए, और तीसरा चौथा पांचवा बैग फेंका तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जिस तरीके से बैग उछाल के फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया उनने, तो उस तरीके से फिर मैंने उनसे उनका प्रतिकार किया और मैंने अलग, और उनने गाली गलौज देना शुरू कर दिया और फिर एक सिर पे बैग मारा और एक मेरी नाक पे लगा, खून भी निकला मुझे। फिर मैंने हम सब पार्षदों में इनमें झूमा झुपटी हो गई, सब अलग करने लगे, मेरे को अलग करने लगे। मैं नीचे तो धक्का दे अपने चैम्बर में जाने लगा। तो ये घटना हुई है और ये तीसरी बार ये पार्षद कर चुका है जी। हम लोगों ने संभागीय आयुक्त से मांग करी इसकी पार्षद की इसको निलंबित किया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए सदन से जी। और ये तीसरी बार ये हरकत कर चुका है ये पार्षद। एक बार मैंने सदन से बाहर भी किया था, तब इसने मेरे से माफी मांगी थी, मैं ठीक कोई बात नहीं, नेक्स्ट में ध्यान रखिए आप। लेकिन ये बार बार जो अभद्र व्यवहार और माँ बहनें बैठी रहती हैं और गंदी गालियां देना। राजेश जी, जो हरकत आज हुई है, जो सदन में देखने को मिला है, वाकई कांग्रेसी विधायक की ये हरकत तो काफी सही नहीं इसे ठहराया जा सकता। अफसोसजनक ये बात जो आपके साथ हुई। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, तीसरी बार ये हुआ है कि इन्हीं पार्षद ने आपके ऊपर खासतौर पर हमला बोला है। क्या कोई आपसी विवाद तो या मतभेद तो नहीं है? मेरा कोई आपसी विवाद नहीं, कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पर कोई परंपरा ही नहीं है जी। विपक्ष हमारा इतना बिखरा हुआ तो किसी की सुनता नहीं है। जब एक बार नेता प्रतिपक्ष ने हमारी बात नेता प्रतिपक्ष से हो गई थी कि 23 तारीख को अपन बैठक रखेंगे, जो जूनियर पार्षद है वो पहले अपनी बात रख लेंगे, क्योंकि कई पार्षद कम बात करते हैं। जैसे 23 तारीख को वो पार्षद बात करेंगे जो कम बोलते हैं या कम बात करते हैं, बाकी अन्य जो बैठक है उसमें सीनियर पार्षद बोलेंगे। ये हमारी नेता प्रतिपक्ष जी की हमारी बात तय हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो चूंकि अपने लोगों को नहीं मना पाया और वो उदंडता करने लगे और जोर जोर से नारे हल्ला जी।
बिल्कुल राजेश जी, फिलहाल आपका धन्यवाद करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमें बताया गया कि आज किस तरह से निगम में ये हंगामा हुआ और इसकी वजह क्या थी। बहरहाल खबरों पर नजर बनी रहेगी। सीधा आपको लिए चलेंगे विधानसभा, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विनियोग विधेयक पर अपनी बात रख रहे हैं। और वो उनके परिवार में यदि उस बहन के काम करने वाली जाती है और गर्भवती यदि है वो, तो उसको उस एक महीने के उस पूरा दिन उसको खेत में काम करना पड़ता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। तो राज्य सरकार ने तय किया है कि उन्हें गर्भवती बहन को जैसे शासकीय सेवा में हम उनको राशि देते हैं, एक महीने की पूरी मजदूरी उस गर्भवती बहन को 30 दिन का मनरेगा का पूरा पैसा उनको घर बैठ के दिया जाएगा। यानी डिलीवरी के पीरियड में एक महीने का पूरा मनरेगा का वेतन सरकार उसको देगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण मजदूरों से जुड़ा हुआ विषय था जिसको हमने किया। तीसरा, एक छत्तीसगढ़ युवा कौशल एक कानून बना रहे हैं। अभी तक हमने खाद्यान्न सुरक्षा पे कानून बनाया, 42 लाख परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा मिले। इस बार हम नया छत्तीसगढ़ युवा के कौशल विकास का अधिकार, ये अपने आप में चमत्कारिक और क्रांतिकारी कदम होगा यूथ के लिए। वो यदि स्किल अपग्रेडेशन के लिए, प्रशिक्षण के लिए हमें आवेदन करेगा तो सरकार की जवाबदारी होगी कि 90 दिन के अंदर उसके कौशल के, जिसमें वो ट्रेनिंग चाहता है, प्रशिक्षण चाहता है, वो उसके लिए व्यवस्था करे। और इस प्रकार का एक कानून छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं कि उस युवा को उस रोजगार के, उस प्रशिक्षण के लिए उसको अधिकार दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ इसके लिए हम इस मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना प्रारंभ कर रहे हैं। तो कौशल विकास निधि का निर्माण करेंगे जिसमें हम इंडस्ट्री को, पीएसयूज को जोड़ेंगे और उनके प्रशिक्षण का पूरे प्रदेश में एक बेहतर व्यवस्था करेंगे। युवा दर्शन एक अभी कार्यक्रम में हमने लाया है कि युवा दर्शन को, युवकों को देश में ऐसे संस्थाओं में जहां उनको जाना है, जहां राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है, वहां उनको ले जाने का योजना हम बनाएंगे ताकि देश और दुनिया के विकास को समझें। 1 लाख नाविकों को लैपटॉप की योजना अप्रैल से हम प्रारंभ करने ही जा रहे हैं। एक खेल विश्वविद्यालय राजनांदगांव में इसकी स्थापना चाहेगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में पहला होगा जिसकी स्थापना हम करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण छूट की भी घोषणा आ जाती है, कुछ बड़ी, जिसमें आम उपभोक्ता को जो मिनरल वाटर के लिए, सील्ड कंटेनर वाटर के लिए वेट को 14 से 5% किया है। श्रीखंड, पनीर और क्रीम, इसके वेट को 14% से 5% किया है। मार्बल, ग्रेनाइट, धौलपुर पत्थर, कोटा स्टोन, वेट को 14 से 5% किया है। टीएमटी बार के स्थान में स्टील बार और स्टील स्ट्रक्चरल पर वेट 5% से घटा के 3% किया है। स्टील ट्यूब पे 1.5% से घटा के 0.5% किया है। अधोसंरचना के निर्माण के लिए कंपोजिशन शुल्क को 2% से घटा के 1% के स्थान पे 0.60% किया है। सड़क निर्माण में ठेकेदार के भवन, पुल, बांध, बैराज के निर्माण के लिए कंपोजिशन शुल्क को 4 से घटा के 2% किया है। और उनके सिविल निर्माण में उपयोग में आने वाले मशीनरी इक्विपमेंट पर प्रचलित वेट 14% से घटा के 5% किया है। इस प्रकार हमने बताया कि स्टेट का संतुलित विकास, और मैंने इस बात को कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारा कर्ज जो है वो 3% है और ये देश में अपने आप में सर्वोत्तम है। और जो हम ब्याज जो छत्तीसगढ़ सरकार उन कर्ज में पटाती है वो हमारे FRBM एक्ट के तहत है। और डेवलपमेंट में जो GDP का ग्रोथ जो हमारा है वो देश में बेहतर है। और शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में 49% हम अपनी राशि को खर्च कर रहे हैं, 49% राशि। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 20% राशि खर्च कर रहे हैं, 8,540 करोड़ रुपया हमारा है। और उस सेक्टर का ग्रोथ भी काफी तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है। 1.8% केंद्र सरकार का कृषि का ग्रोथ है और इससे 3 गुने 5.4% ग्रोथ छत्तीसगढ़ का है। तो सेक्टर वाइज भी स्टेट में ग्रोथ बेहतर तरीके से हुआ है। वित्तीय प्रबंधन हमारा बेहतर है, जो घाटा है उसको हमने सीमित किया है, कर्ज की लायबिलिटी को हमने सीमित रखा है। और जो ऐसे काम हैं
जिसमें अधोसंरचना का निर्माण होता है, वो कामों पे हमने ज्यादा जोर दिया है। 1900 करोड़ धान के बोनस पे राशि हम खर्च करने जा रहे हैं। इस प्रकार ये पूरा बजट आम आदमी के लिए, समाज के सभी वर्गों को एक खुशहाली लाएगा, उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। और ये बजट उन्हीं को मैं ब्रह्मास्त्र था क्या? ब्रह्मास्त्र की जो बात हो रही थी बार बार, यही ब्रह्मास्त्र था या और कुछ बाकी है? क्या बाकी है, आगे देखिए। मैं आज बोल रहा था कांग्रेस के मित्रों को कि केंद्र के फुल सिक्योरिटी बिल को इंतजार मत करो, माथा पीटोगे, ताली नहीं बजाओगे। 10 किलो कांटा मार दिया यहीं पे, कहाँ 35 किलो, अब दिल्ली बोलती है 25 किलो। 25 किलो में छत्तीसगढ़िया क्या भात खाएगा? उसको 35 किलो में बेचारा का रोज 1 किलो खाता है, छत्तीसगढ़िया जम के भात खाता है। अब सरदार जी, मनमोहन सिंह जी को मालूम नहीं है। जी हाँ, तो हम देख रहे थे सीधी तस्वीर इस वक्त सदन के बाहर से, जहां पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे थे और विपक्ष ने जो कटाक्ष किए थे उसका जवाब देते हुए जो आज विनियोग विधेयक पेश किया गया उसकी खास बातें बता रहे थे और क्या कुछ खास उसमें रहेगा आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रखते हुए किस तरह से इसे डिजाइन किया गया, बनाया गया है, तमाम जानकारी मुख्यमंत्री दे रहे थे। फिलहाल खास खबर में सफर में अब ये नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हिस्ट्री की देखना ना भूलें। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी।
इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। ये अपना MP इस समय पर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे,
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। और एक बड़ी खबर अभी अभी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के मामले में सपा के ब्रिज बिहारी तिवारी ने ये परिवाद दायर किया है सागर कोर्ट में। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले खबर मिली है। सागर कोर्ट में ये परिवाद दायर किया गया है, जिसके बाद न्यायालय ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। स्थानीय पत्रकार राजेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से पहले से ही मीडिया में सुर्खियां छाई हुई थी बेनी प्रसाद वर्मा को लेकर, और अब सागर कोर्ट में क्या परिवाद दायर किया गया है, क्या कुछ कहा गया जो सपा के ब्रिज बिहारी तिवारी जिन्होंने परिवाद दायर किया गया है उनके द्वारा? जी, मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख को गौड़ा के तेंदुआ ग्राम पंचायत में जो है बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा जो अपशब्द मुलायम सिंह यादव के लिए कहे गए थे, उनको लेकर जो है आज ब्रिज बिहारी तिवारी ने यहाँ पे सागर कोर्ट में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने जो है परिवाद प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने इस बातों को उल्लेख किया है कि पार्टी के द्वारा, पार्टी के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं बेनी प्रसाद वर्मा के द्वारा, वो जिससे उनके कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचती है। और हमारे जो प्रमुख हैं, सपा के प्रमुख हैं, उनको मतलब उनके द्वारा भी उनकी भी मतलब इज्जत पर दाग होता है। इस कारण से जो है उनको इन लोगों ने परिवाद प्रस्तुत कर कोर्ट के सामने जो है इस पूरे मामले को लाया गया है, जिसमें 4 तारीख को जो है कोर्ट इसमें इनके गवाही के बाद जो है नोटिस जारी करेगी। बिल्कुल। और फिलहाल कोर्ट, न्यायालय ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। क्या कोई कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया मिल पाई है कि कोई सुनवाई होगी, क्या कुछ आगे किया जाएगा इस पूरे मामले में? जी, मैं बता दूं 4 तारीख को जो है कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए यहाँ जिन्होंने याचिका दायर की है उसको मान लिया है, और उसके बाद उनके बयान होंगे। उसके बाद जो है संबंधित लोगों को जो है नोटिस पहुंचाया जाएगा कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल। तो ऐसे में जब सुनवाई की जाएगी, क्योंकि सागर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, क्या केंद्रीय मंत्री को नोटिस जारी कर यहाँ भी बुलाया जा सकता है? बेशक, अगर 4 तारीख को ये पूरे बयान होने के बाद में अगर कोर्ट को लगेगा, उचित लगता है कि बेनी प्रसाद वर्मा को भी इस मामले में जो है वहां पे सागर कोर्ट में बयान देने के लिए आना चाहिए, तो कोर्ट अगर आदेश करती है तो उस मामले में जो है बेनी प्रसाद वर्मा को भी सागर कोर्ट बुलाया जा सकता है।
बिल्कुल। राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज ये मामला दर्ज करवाया गया है सपा नेता द्वारा, क्या सिर्फ मुलायम सिंह के खिलाफ अपशब्द का मामला या फिर मानहानि का, या क्या क्या मामले उनके खिलाफ परिवाद बने हैं? बेसिकली सबसे बड़ा मामला तो यही है कि जो वहाँ पे ग्राम पंचायत ITI भवन शिलान्यास के दौरान बेनी प्रसाद वर्मा ने जो उनके ऊपर झूठे लांछन लगाए थे, मुलायम सिंह यादव को आतंकवादियों से मिला हुआ बताया था, सिर्फ उसी मामले को लेकर जो है कोर्ट में आज उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाकी और ऐसा कोई मामला नहीं आया अभी सामने कि जिससे कि ये लगे कि वो दूसरे मामले हैं। जी, और पहले से ही अभी आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा खासतौर पर सपा नेताओं द्वारा जिस तरह से हमला बोला जा रहा है, उनके ऊपर विरोध झेल रहे हैं। वो जब से ही उन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ अपना बयान दिया था, अब आगे उनके लिए ये रास्ता और कितना कठिन साबित हो सकता है सागर कोर्ट में भी यह परिवाद दायर होने के बाद? जी सही बात है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और सागर जिले में भी बार बार उनके खिलाफ बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उनका पुतला जलाया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा। तो ऐसे में ये बात सही है कि बेनी प्रसाद की राय जो है अब आगे सही नहीं है और उनके खिलाफ ये विरोध तो उनको खैर झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का अब आगे का रास्ता और ज्यादा कठिन हो जाता है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अब मध्य प्रदेश में भी विरोध का सिलसिला शुरू हो चुका है। सागर कोर्ट में आज ये परिवाद दायर किया गया है और मुलायम सिंह के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के मामले में सपा नेता ब्रिज बिहारी तिवारी ने ये परिवाद दायर कराया है। हालांकि देखना होगा कि अब न्यायालय ने जो 4 तारीख मुकर्रर की है सुनवाई के लिए, क्या कुछ सुनवाई उस दिन हो पाती है? राजेश, बेहद ही संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या 4 अप्रैल को ये सुनवाई मुकर्रर की गई है और क्या कुछ होना है उस दिन? जी, जिन्होंने ये परिवाद प्रस्तुत किया है उन लोगों के बयान दर्ज 4 तारीख को किए जाएंगे। जिसके बाद ये कोर्ट ये डिसीजन लेगा कि उसमें मामला सही है या झूठा है। उसके बाद जो है संबंधित लोगों को जो नोटिस जारी करेगा कोर्ट, और अगर लगता है उनको बेनी प्रसाद वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा है तो उनको भी शायद नोटिस इसमें जाएगा। यानी कि 4 तारीख को जो लोगों ने जो परिवाद दायर किया गया इन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे और इसके बाद अगर कोर्ट को लगा तो फिर बेनी प्रसाद को भी नोटिस जारी हो सकता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त मिली है, सागर कोर्ट में केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है सपा नेता ब्रिज बिहारी तिवारी द्वारा। आपको बता दें, हाल ही में बेनी प्रसाद ने मुलायम सिंह के खिलाफ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और आतंकवादियों के साथ मिली भगत होने की भी बात कही थी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध का सिलसिला शुरू हुआ था और अब मध्य प्रदेश तक ये लॉ पहुंच चुकी है क्योंकि अब सागर कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। फिलहाल खास खबर के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। दोस्तों, छोटा पैक बड़ा धमाल यानी कि छोटा पर्दा मनोरंजन का खजाना लेकर आए हैं हम आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है खास हमारे इस शो में। होली का त्योहार आने को है और छोटे पर्दे पर भी इसकी धूम मची हुई है। अब शो दिया और बाती को ही देख लीजिए कैसे राठी परिवार मना रहा है होली। रे होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ से। लो जी, आ गया होली का त्योहार। सूरज